नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 43 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी ट्रिपल एसबी यूपीएससी मानव समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज में परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रकार नहीं है, देखिए। तो औद्योगिक समाज में समाज का कौन सा प्रकार नहीं है, ठीक है, यानी समाज कौन सा कार्य नहीं करता है औद्योगिक समाज में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है पूर्व औद्योगिक परिवार, ठीक है, और दूसरा होता है औद्योगिक परिवार। तो पूर्व औद्योगिक परिवार में क्या होता है, परिवार जो है वो उत्पादन इकाई की तरह कार्य करता है, यानी शिक्षा नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होता था, ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते थे और ऐसा माना जाता था कि ये जो बच्चे हैं ये उत्पादन में सहायक होंगे, ठीक है, कृषि कार्य वगैरह हो गया या फिर कोई और कार्य हो गया, ठीक है, कुटीर उद्योग वगैरह, तो इसमें सहायक के रूप में परिवार की संख्या को बढ़ाई जाती थी। लेकिन जो औद्योगिक समाज आया इसमें क्या है कि परिवार जो है वो उपभोग इकाई बन गया, ठीक है, वो उत्पादन इकाई नहीं बन के वो क्या हो गया, उपभोग इकाई बन गया। तो इसमें नहीं पूछा गया है कि औद्योगिक समाज में कौन सा समाज का परिवार का कार्य नहीं है प्रकार्य, तो कौन सा है, उत्पादन इकाई के रूप में, ठीक है, यानी उत्पादन इकाई के रूप में किस में होता है, कृषक समाज में होता है, पूर्व औद्योगिक परिवार में होता है, ठीक है। लेकिन औद्योगिक परिवार में परिवार जो होता है वो उपभोग इकाई होता है, ठीक है, वो उत्पादन इकाई नहीं होता। तो इसमें सही क्या है, देखिए, इसमें बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये भी उत्पादन औद्योगिक समाज में होता है, ठीक है, उपभोग इकाई के रूप में कार्य करना ये भी होता है, बच्चों में सामाजिक मूल्यों एवं संस्कृति का संप्रेषण करना ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं, कूट वगैरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आप ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो और इसमें नहीं यदि पूछा जाए तो उत्पादन इकाई किस में होता है, कृषक समाज में, यानी पूर्व औद्योगिक समाज में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि विवाह तथा तत्जनित बच्चों से निर्मित परिवार, यानी विवाह के बाद उसके जो बच्चे होते हैं उनसे निर्मित जो परिवार होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए ये पितृसत्तात्मक है, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, विवाह के बाद बच्चे होते हैं और क्या होता है, वो पति पत्नी और बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और मातृसत्तात्मक में क्या होता है, इसमें ऐसी चीज़ नहीं होती है, इसमें माता से माना जाता है, पिता की जो भूमिका है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें पितृसत्तात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है न कि परिवार की विवाह में। तो ये देखिए वेस्टरमार्क, ठीक है, वेस्टरमार्क ने कहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सी जनजाति है, ये है खस जनजाति, ठीक है, बाकी नागा, बोडो और कुकी ये सभी उत्तर पूर्वी जनजातियाँ हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा किसने दिया है। तो ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा राधाकमल मुखर्जी ने दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा किसने दिया है, राधाकमल मुखर्जी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की। तो यहाँ पर देखिए समेकित उपागम का मतलब है समन्वयात्मक संप्रदाय से, ठीक है। तो ये इसमें कौन हो जाएगा, राधाकमल मुखर्जी ने, ठीक है, राधाकमल मुखर्जी ने ये बात कही है और वकालत की है। और यदि ऐसे पूछा जाता है कि समेकित उपागम से कौन संबंधित है, तो ये भी राधाकमल मुखर्जी, ठीक है। और समन्वयात्मक संप्रदाय में कौन आता है, तो ये भी राधाकमल मुखर्जी हो जाएंगे। तो ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको तैयार रहना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। तो पूरे विश्व में सामाजिक मूल्य का सिद्धांत किसका प्रसिद्ध हुआ, राधाकमल मुखर्जी का, ये याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की अवधारणा किसने दी है, यानी मूल्यों के संस्तरण की अवधारणा, ठीक है। तो ये दिया है देखिए राधाकमल मुखर्जी ने, तो याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर के किस एक सामाजिक क्रिया के उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। तो मैक्स वेबर ने जो 4 प्रकार की क्रिया बताई थी उसमें से कौन सी क्रिया के अंतर्गत इनका आता है सत्याग्रह। तो इसमें देखिए मूल्य तार्किक की क्रिया, ठीक है, यानी मूल्ययुक्त तर्कसंगत कार्य की अवधारणा, ठीक है। तो इसमें चाहे ऐसे पूछे मूल्ययुक्त तर्कसंगत कार्य या फिर मूल्य तार्किक क्रिया, तो गांधी जी का सत्याग्रह मूल्य तार्किक क्रिया के अंतर्गत आता है मैक्स वेबर के। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन नातेदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही नहीं है, इसमें देखिए नहीं शब्द जो होता है अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और वो है का उत्तर दे देते हैं, जिससे क्या होता है आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए उत्तर भारत में वर्णात्मक प्रणाली जबकि दक्षिण भारत में वर्गात्मक प्रणाली, तो ये बिल्कुल सही है।
क्योंकि उत्तर भारत में क्या होता है, वर्णात्मक प्रणाली, इसमें वर्णन किया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से हम संबंधों को बताते हुए नाम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पत्नी अपने पति का नाम नहीं ले सकती। ठीक है, वो क्या करती है, वो अपने पुत्र के नाम के द्वारा उनको बुलाती है। ठीक है, इनके पापा, फिर जो पिता है वो उनकी मम्मी, इस तरह से बुलाते हैं। तो यहाँ पे वर्णात्मक है। और दक्षिण भारत में वर्गात्मक, यानी एक ही नाम के लिए कई शब्द, एक ही नाम को कई लोगों से बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे अन्ना हो गया, अन्ना को बड़े भैया को वहाँ पे अन्ना बोलते हैं, और पिता को भी अन्ना बोलते हैं, बड़े पापा को भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई लोगों को अन्ना बोलते हैं। उसी तरह से और भी चीज़, जो आई हो गया, आई बड़ी बहन को भी बोलते हैं, माता जी को भी बोलते हैं अपने। ठीक है, इस तरह से और भी जो उस तरह के रिलेशंस में आते हैं उसको भी। तो इसमें वर्गात्मक प्रणाली जो है दक्षिण भारत में, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। उत्तर भारत में अनुलोम विवाह, दक्षिण भारत में अधिमान्य विवाह, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत में अनुलोम विवाह, यहाँ पे पुत्री का विवाह अपने से उच्च घराने में करने का रिवाज है। ठीक है, और दक्षिण भारत में क्या है, अधिमान्य विवाह, यानी यहाँ पे पहले से ही पता होता है कि लड़के का जो विवाह है वो बुआ की लड़की से होगा। ठीक है, या फिर मामा की लड़की से होगा, या फिर तो जो समूह है, जिस समूह में हमारा विवाह होना है वो पहले से ही तय होता है। तो वहाँ पे अधिमान्य विवाह चलता है। उत्तर भारत में पत्नी जो है अजनबी होती है, बिल्कुल होती है। उत्तर भारत में क्या होता है कि किसी भी एक माध्यम के द्वारा कोई व्यक्ति रिश्ता बताता है, फिर उससे जाकर लोग देखते हैं, पसंद आ गई तुरंत शादी कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अजनबी, पत्नी को नहीं जानते पहले से। दक्षिण भारत में पत्नी अजनबी नहीं होती, यानी पहले से ही पता होता है कि हमारी बुआ की लड़की है, बड़े होने के बाद हम इससे शादी करेंगे। ठीक है, ये हमारे मामा की लड़की है, इससे बड़े होने के बाद हमारी शादी होनी है। ठीक है, सो तो बचपन से ही लोग तय कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, दक्षिण भारत में पत्नी अजनबी नहीं होती, वो परिवार का ही हिस्सा रहती है पहले से। अब देखिए जो आंसर है वो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, यानी उत्तर भारत में क्या होता है कि उत्तर भारत में जो जाति होती है उसके सकारात्मक नियम होते हैं, दक्षिण भारत में नकारात्मक। ये चीज़ गलत है, क्योंकि उत्तर भारत में नकारात्मक होते हैं, दक्षिण भारत में सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक सकारात्मक क्या होता है, आप देख लीजिए कि जैसे हमको पहले से पता होता है कि इस समूह में हमको विवाह नहीं करना है, उसको हम नकारात्मक। जैसे उत्तर भारत में क्या है, इस गोत्र में हमको विवाह नहीं करना है, इस जाति में हमको विवाह नहीं करना है। ठीक है, तो ये नकारात्मक, यहाँ पे नकारात्मक नियम ज़्यादा चलते हैं। और दक्षिण भारत में क्या है, वहाँ पे सकारात्मक नियम, यानी हम इनसे विवाह कर सकते हैं। ठीक है, इनसे विवाह हम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये सकारात्मक नियम। तो ये चीज़ गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। दक्षिण भारत में सकारात्मक नियम चलता है, जबकि उत्तर भारत में नकारात्मक नियम चलता है। ये उल्टा लिखा है, इसलिए यही चीज़ क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।